नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल बिजनेस स्टडीज़ पर। और आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, तो अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि उन्हें मेरी न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे और मैं इसी तरह आप लोगों की हेल्प करती रहूं। और वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, और भी बच्चों की हेल्प हो सके, आपके फ्रेंड्स हैं या जिस किसी को भी हेल्प की नीड है उन सब की हेल्प हो सके और वो सब लोग अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रेड यूनियन वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आज से कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। हम इसके अंदर मीनिंग एंड डेफिनेशन देखेंगे। एक मिनट, हम इसके अंदर देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग देखेंगे, टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे, प्री रिक्विजिट्स देखेंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग इंडिया एंड एक केस स्टडी हम इसके अंदर देखेंगे। तो ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है। जैसे कि आपको वर्डिंग से ही समझ में आ रहा है कलेक्टिव क्या होती है। कलेक्टिव होती है मतलब सब लोग जब मिल जाते हैं। ठीक है, कलेक्टिव ये सब लोगों को मिल के कुछ चीज़ करना। तो क्या करते हैं सब लोग जब मिल के बार्गेनिंग करते हैं तो कलेक्टिव बार्गेनिंग सिंपल लैंग्वेज में तो ये होती है। ठीक है, कलेक्टिव कलेक्शन हो जाना मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, चीज़ें इकट्ठा हो जाना या लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव। The term collective bargaining was identified by Sidney and Patrick Webb in 1897। ये कब आइडेंटिफाई की गई थी? बैट्रिक वेब एंड सिडनी के द्वारा 1897 में ये टर्म रेक्टिफाई की गई थी। इट मीन्स टू बार द गेन्स कलेक्टिव, मतलब कलेक्टिवली गेन्स लेना। ठीक है, कलेक्टिवली गेन्स करना या कलेक्टिवली जीतना। इट इज़ बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ resolving the differences between union and the management in the absence of any third party called as collective bargaining। ये इसकी बिल्कुल ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि डिफरेंसेस को, यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उनको रिजोल्व करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं। विदाउट एनी थर्ड पार्टी। ठीक है, बिना किसी थर्ड पार्टी के जब दो लोग मिलके यूनियन एंड मैनेजमेंट अपने डिफरेंसेस को, अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लेते जाए तो उसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं। और ये किसके द्वारा आइडेंटिफाई की गई थी? ये याद रखना, सिडनी एंड बैट्रिक वेब के द्वारा ये आइडेंटिफाई की गई। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हार्बिन्सन, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन बिटवीन टू इंस्टीट्यूशंस विच हैव बोथ कॉमन एंड कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? हार्बिन्सन के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है कि एक प्रोसेस होता है, अकोमोडेशन मतलब कि स्वीकृति देना, बिटवीन टू इंस्टीट्यूशंस विच हैव बोथ कॉमन और कन्फ्लिक्टिंग। उनके या तो कोई कॉमन इंटरेस्ट हो सकते हैं या कुछ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो सकते हैं। कॉमन मतलब वो दोनों लोग किसी एक मुद्दे पे एक जैसे विचार रखते हैं। ठीक है, कॉमन विचार रखते हैं। एंड कन्फ्लिक्टिंग मतलब उन दोनों के अलग अलग विचार हैं किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर, तो उसको रिजॉल्व करना, उन दोनों मुद्दों को सॉल्व करना, उन पे अपनी स्वीकृति देना दोनों पार्टीज के द्वारा। ठीक है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ये हार्बिन्सन के अकॉर्डिंग है, और भी इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं बट मुझे ये ईजी लगी इसलिए मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है? देखिए, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो एक पेड़ है वो अपने फलों से जाना जाता है। ठीक है, कि कितने अच्छे उसके फल हैं, कितने मीठे फल हैं। उसी तरीके से कोई भी चीज़ अपनी कैरेक्टरिस्टिक मतलब अपने नेचर से जानी जाती है कि वो कितनी लाभदायक है और क्या उसके अंदर गुण है। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं और नेचर भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्रुप एक्शन। देखिए, ग्रुप एक्शन है क्योंकि इसमें कोई सिंगल व्यक्ति तो होता नहीं है। ठीक है, इसमें यूनियन होगी, मैनेजमेंट होगी, तो टू पार्टीज इन्वॉल्व होगी। तो इट इज़ डिफाइंड एज ग्रुप एक्शन विच इज अपोज टू इंडिविजुअल एक्शन एंड इज इनिशिएटेड थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स on the management side are its delegates at the bargaining table, on the side of worker is their trade union। इसमें क्या होता है? ये एक ग्रुप एक्शन है, कोई इंडिविजुअल का एक्शन नहीं है और ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो वर्कर्स के होते हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया जाता है। एक साइड पे मैनेजमेंट साइड टेबल पे तो डेलीगेट्स होते हैं जो मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, और अदर साइड पे वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव मतलब ट्रेड यूनियन के जो लीडर होंगे वो होंगे। ठीक है, वो दोनों मिलके बातचीत करेंगे। नेक्स्ट,
flexible and mobile. It is not fixed or static. It has fluidity and ample scope for a compromise, for a mutual give and take before the final agreement is reached. अच्छा, इसका कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि इसका एक सिंपल सा ये प्रोसीजर है कि आप ये रूल्स या रेगुलेशंस आप अप्लाई कर दोगे तो वो लोग बात को मान लेंगे, नहीं। इसमें फाइनल डिसीजन पे पहुंचने से पहले बहुत सारी डिस्कशन होती है, ठीक है, बहुत सारे ओपिनियंस आते हैं, बहुत सारे व्यूज़ देते हैं वो लोग एक दूसरे के, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, तब जाके वो लोग किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, कोई स्टैटिक नहीं है कि इसी तरीके से हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नो। हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, इनके अलग अलग तरीके हैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कभी आपको मैनेजमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कभी यूनियन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इस तरीके से वो लोग मिल के अपनी बिल्कुल अच्छे से बातचीत करके वो लोग क्या करते हैं, किसी फाइनल एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबल है एंड मोबाइल है। नेक्स्ट है बाई पार्टाइट प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, तो दिस इज ए बाई पार्टाइट प्रोसेस। द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज आर द ओनली पार्टीज इन्वॉल्व इन द बार्गेनिंग प्रोसेस, देयर इज नो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर कंटिन्यूइंग एंड ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियंस। ये तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा तो नहीं है कि कोई बस एक ही प्रॉब्लम आएगी, ये तो कंटिन्यूसली आती रहती है और ये सब बातचीतें होती रहती है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये एक तरीके का मैकेनिज्म है, मतलब एक तरीके का तंत्र है जो क्या हेल्प करता है कंटिन्यूइंग एंड ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप बनाने के, किस किस के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में और ट्रेड यूनियंस के बीच में। तो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, कंटिन्यूसली चलता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इज द गवर्नेंस ऑफ लेबर विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नड वर्कर्स, ठीक है। तो इसमें इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लेबर होते हैं उनको भी पूरे राइट्स होते हैं, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ गवर्नड वर्कर्स, वर्कर की सहमति के साथ जो लेबर्स होते हैं उनको भी पूरे राइट्स होते हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज नॉट अ मेयर साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट गारंटिंग सीनियोरिटी, वैकेशंस एंड वेज इंक्रीजेज। ये ओनली एक तरीके का एग्रीमेंट नहीं है जो कि सिर्फ किस किस की गारंटी लेता है, सीनियोरिटी की, वैकेशंस की, वेज इंक्रीजेज की, इन सब की तो गारंटी लेता ही है, लेकिन साथ में ये डेमोक्रेटिक भी है क्योंकि इट इज ए जॉइंट फॉर्मुलेशन ऑफ कंपनी पॉलिसी ऑन ऑल मैटर विच डायरेक्टली अफेक्ट द वर्कर्स। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं और सब लोग मिल के क्या बनाते हैं, कंपनी की पॉलिसीज बनाते हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट करती है वर्कर्स को, ठीक है, उनका भी सहयोग लिया जाता है। तो ये डेमोक्रेसी को भी इंक्रीज करता है। ये ओनली खाली एक एग्रीमेंट नहीं है कि चलो ये एग्रीमेंट हो गया और इसमें ये चीज़ें हमें देनी है, नो। ओके, द इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड पावर ऑफ द वर्क ग्रुप। तो इसमें सब कुछ इन्वॉल्व होता है, सब कुछ साइकोलॉजी, उनके इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, पावर भी इन्वॉल्व होती है वर्क ग्रुप की। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में, आप सब समझ गए होंगे अच्छे से। हमने कैरेक्टरिस्टिक इसकी कंप्लीट कर। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। द स्कोप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इज क्वाइट वास्ट बिकॉज ऑफ द डेलिकेसी ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, चेंजिंग नेसेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉयज। इट कवर्स इशूज सच एज वेजेस, बोनस, ओवर टाइम, पेड हॉलीडेज, पेड सिक लीव, सेफ्टी वियर, प्रोडक्शन नॉर्म्स, आवर्स ऑफ वर्क, परफॉर्मेंस अप्रेजल, हायरिंग, फिक्सिंग ऑफ जॉब इवेल्युएशन नॉर्म्स एंड मॉडर्नाइजेशन। तो मतलब ऐसा है कि इसका जो स्कोप है कोई भी ऐसा नहीं है कि छोटा सा स्कोप है, ये बहुत जगह पे यूज होता है, बहुत जगह पे, बहुत एरिया ऐसे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वेजेस पता है आपको, बोनस, ओवर टाइम, ये सभी पॉइंट्स हैं, इन सब में वो यूज होता है और इनसे भी बहुत वास्ट इसका स्कोप है। तो कोई इसका बहुत छोटा सा स्कोप नहीं है जिसको 1-2 लाइन में डिफाइन कर सके। ये सब मैंने कुछ लिख दिए इनके, आप भी ये देख लेना, ठीक है। तो ये हर उसमें यूज होती है जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन के हर एरिया के अंदर यूज होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मीनिंग पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, नेचर एंड स्कोप हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।